हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री, है ना। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए बाबू चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें पिछले वीडियो में बात की बाबू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, कि एटम से प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, है ना। तो लिखो रे बाबू क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लिखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बाबू लिखो बाबू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ क्या बाबू, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ क्या बाबू, प्रोटॉन। इसी प्रोटॉन को बाबू हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेज बोलते हैं, पॉजिटिव रेज बोलते हैं, है ना बाबू। इसी प्रोटॉन को बाबू हम बोलते हैं एनोड रेज बोलते हैं, एनोड रेज, ठीक बाबू। या इसी बाबू पॉजिटिव रेज को हम बोलते हैं कैनाल रेज, कैनाल रेज बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसी बोलते हैं पॉजिटिव रेज, एनोड रेज और क्या बाबू कैनाल रेज। किसने डिस्कवर किया था मालूम है? ई गोल्डस्टीन ने बाबू। किसने किया था बाबू? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने किया था बाबू, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था, अब उसका डिटेल बताएंगे, डिटेल कैसे किया था, इसको लिख लो ना। चलो बाबू, इसने क्या किया बाबू, इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया मेरे भाई। इसने भी क्या किया बाबू, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया बाबू, डिस्चार्ज ट्यूब, ये ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इसने बाबू ई गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। लेकिन इसने क्या किया, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड किया बाबू। ये यहाँ वैक्यूम तो किया, यहाँ वैक्यूम किया बाबू, वैक्यूम किया, लेकिन पूरी हवा को नहीं निकाला, कुछ हवा को रहने दिया। ये इसको बोलता है बाबू डिस्चार्ज ट्यूब। ये बोलो नहीं यार क्या है यार, वो बता नहीं यार। ये डिस्चार्ज आपका बोलो क्या बाबू, ट्यूब है, कोई दिक्कत? ये इसको हार्ड ग्लास ट्यूब बोल सकते हैं बाबू। इसने क्या किया, कैथोड प्लेट को भी क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया बाबू। परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें माइन्यूट माइन्यूट पोर्स हो, छिद्र हो। इस तरह से नहाने वाले शावर होता है, छिद्र होता है ना, माइन्यूट माइन्यूट, उस तरह माइन्यूट माइन्यूट पोर्स है। और बाबू एनोड को भी पहले से तो ऑलरेडी था, एनोड क्या परफोरेटेड प्लेट था ही पहले से। जे थॉमसन ने क्या किया था, एनोड को किया था परफोरेटेड। लेकिन मेरे भाई ई गोल्डस्टीन ने कैथोड को भी क्या कर दिया, परफोरेटेड। और इसके अंदर कुछ गैस मोलिक्यूल रहने दिया, सबको बाहर नहीं निकाला। मतलब इसके अंदर ये सब क्या है, गैस मोलिक्यूल से। ध्यान देना मेरे भाई, ये आपका क्या है, गैस मोलिक्यूल। मतलब गैस का मोलिक्यूल्स को सब निकाला नहीं, कुछ रहने दिया, है ना, गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है मेरे भाई। ये आपका परफोरेटेड एनोड है, परफोरेटेड, परफोरेटेड बोलो नहीं यार, सॉरी कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। और कैथोड कैसा होता है बोलो नहीं यार, नेगेटिव ना रे बाबू। और ये आपका मेरे भाई परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड बोलो नहीं यार, एनोड है। और मेरे भाई एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और दोनों कैथोड के इनर तरफ और एनोड के बाबू इनर तरफ, क्या इनर, ये ट्यूब के इनर है। तो कैथोड की इनर ट्यूब में और एनोड की इनर ट्यूब बाबू जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। इधर भी क्या किया बाबू, जिंक सल्फाइड से पेंटिंग कर दिया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया बाबू। और एनोड के बाबू इधर ट्यूब के अंदर बाबू क्या किया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया बाबू। जिंक सल्फाइड से पेंट क्यों कर रहा है मेरे भाई, तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है कि रेडिएशन पड़ने से वो रिफ्लेक्ट कर देता है ना, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, कोई दिक्कत? और मेरे भाई दोनों प्लेट को क्या किया, ध्यान देना, दोनों प्लेट को क्या किया, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ध्यान दे बाबू, दोनों प्लेट को रे बाबू नियर अबाउट, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये बाबू आपका पॉजिटिव टर्मिनल। देखो रे बबुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, दोनों को नियर अबाउट 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया बाबू, ठीक है। तो ये तो पहले पता चल गया था बाबू, कैथोड से क्या है, एक रेडिएशन निकल रहा है हाई स्पीड, किससे, जो नॉन विजिबल है, जो एनोड परफोरेटेड है, इसमें पास कर जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, पास कर जा रहा है। और इस जिंक सल्फाइड से टकराने से इसका कलर हो रहा है ग्रीनिश हो रहा था, ये ग्रीनिश हो रहा था। ये तो ऑलरेडी पहले पता चल चुका था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। लेकिन मेरे भाई यहाँ अजीब हुआ कि देखा कि मेरे भाई ये कैथोड के इसमें पार करके इधर हो रहा है, रेड कलर हो रहा है, रेड कलर हो जा रहा है।
तो ये कैसे हो गया? एनोड तरफ हो रहा है ग्रीन तो मालूम चल गया था, लेकिन कैथोड तरफ ग्रीन रेड कैसे हो रहा है? जब लाइट दे रहा है तब हो रहा है, जब लाइट नहीं दे रहा है तब नहीं हो रहा है। तो बोला हो ना हो, ये हो कैसे रहा? बोला हो ना हो, जब 10,000 वोल्ट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डालते हैं मेरे भाई, तो जब कैथोड प्लेट से जब कैथोड रेज बाहर निकल रहा है तो इसके बीच में गैस मॉलिक्यूल पड़ रहा है। ये बाबू गैस मॉलिक्यूल पड़ रहा है इतना हाई स्पीड से बाबू, कैथोड रेज बाहर निकल रहा है मेरे भाई कि इस गैस मॉलिक्यूल को आयंस में तोड़ दे रहा है। मतलब इस गैस मॉलिक्यूल को मेरे भाई वो नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ दे रहा है। ये गैस मॉलिक्यूल जो है आपका नेगेटिव पॉजिटिव में टूट जा रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव में टूट जा रहा है। जब 10,000 वोल्ट दे रहे हैं तो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज बाहर निकल रहा है उसके बीच में क्या मिल रहा है? गैस मॉलिक्यूल। तो उस रेज जब गैस मॉलिक्यूल से पड़ता है तो मेरे भाई गैस मॉलिक्यूल्स को दो भागों में तोड़ दे रहा है, प्लस और माइनस से। तो यही वाला प्लस बाबू, यही प्लस जो है आपका कैनाल के फॉर्म में है ना, ये प्लस जो है कैनाल के फॉर्म में ये कैथोड भी परफोरेटेड है, उसमें पास कर जा रहा है बाबू, इसमें पास कर जा रहा है और ये आगे बढ़ के ये इनर वाल पर टकरा के वो रेड हो रहा है। कोई दिक्कत? अगर ये परफोरेटेड नहीं होता तो दिखाई देता नहीं। और बाबू अब ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? तो ये नेगेटिव और कैथोड भी नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव को चला जाएगा और यहाँ टकरा के क्या हो रहा है? ग्रीनिश हो रहा है। आया समझ में? तो बोला हो ना हो कि जब हम लोग कैथोड को भी परफोरेट करते हैं और एनोड को भी परफोरेट करते हैं और उसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल रहने देते हैं और जब 10,000 वोल्ट से क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, तो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकला, तो कैथोड रेज आपका नॉन विजिबल है मेरे भाई, दिखाई देता नहीं है, ये नॉन विजिबल है, नॉन विजिबल है, ठीक है। लेकिन बाबू जब ये कैथोड रेज निकला कैथोड प्लेट से और बीच में गैस मॉलिक्यूल मिला, तो गैस मॉलिक्यूल आयंस में तोड़ दिया, किसमें किसमें? प्लस और माइनस में। वही माइनस कैथोड क्यों जाने लगा? कैथोड कैसा है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इधर आने लगा और इसमें परफोरेटेड ये वाला है उसे पास कर जा रहा है और इधर टकराने से क्या और रेड हो रहा है। तो इसका नाम दिया बाबू एनोड रेज। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि एनोड से वो कैथोड की ओर जा रहा है, इसीलिए बाबू ई गोल्डस्टीन ने इसका नाम रखा एनोड रेज। क्या नाम रखा? एनोड रेज। क्यों? क्योंकि एनोड से उसको लग रहा है वो कैथोड की ओर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में बाबू ये एनोड से नहीं जा रहा था। गैस मॉलिक्यूल जब कैथोड से टकराया और गैस मॉलिक्यूल जब आयंस बना तो वही पॉजिटिव रेज आपका कैथोड की ओर जा रहा है। तो बाबू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ने से पहले, इससे पहले वीडियो देख लेना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको किसने किया? जे थॉमसन ने किया था, वो वीडियो देखना, तब बाबू ये वीडियो तुमको समझ में आएगा। तब ने बाबू ई गोल्डस्टीन ने सोचा बाबू जो ये एनोड से कैथोड की जो रेज जा रहा है इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि जिग जैक में कर रहा है मोशन की स्टेट जा रहा है या कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है कि नहीं, सब इसका प्रॉपर्टी जानना क्या किया? शुरू किया। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। अब इसको लिखो, अब इसका बताते प्रॉपर्टीज। चलो मेरे भाई अब इसका प्रॉपर्टीज लिखो पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड, अभी एनोड रेज बोलो, अभी प्रोटॉन मत बोलो, प्रोटॉन कब बोला अभी सब बताते हैं। पहले अभी हेडिंग दो बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज बोलो नहीं यार, ऑफ एनोड रेज। अभी इसको एनोड रेज ही बोलो, अभी उसको प्रोटॉन मत बोलो, ठीक है। सुनो बाबू, सबसे पहले क्या किया? वही ट्यूब को फिर ड्रॉ करते मेरे भाई। ये आपका ट्यूब ड्रॉ कर लिए रे बाबू, ये ट्यूब है, इसको वैक्यूम किया लेकिन कुछ गैस मॉलिक्यूल रहने दिया। इधर भी आपका क्या बताओ? परफोरेटेड है। ये कैथोड भी क्या बताओ? परफोरेटेड है। एनोड भी क्या बताओ? परफोरेटेड है। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल से दोनों के अंदर क्या किया? जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया। यहाँ भी कोटिंग किया मेरे भाई, इधर भी क्या किया? जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया ना रे। अब दोनों क्या किया? 10,000 वोल्ट जब अप्लाई किया, ये नेगेटिव टर्मिनल बोलो नहीं यार, और ये बोलो रे वो बुआ, ये आपका क्या? पॉजिटिव टर्मिनल। जब दोनों को 10,000 वोल्ट से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है मेरे भाई। तो ये कैथोड प्लेट से कैथोड रेज निकला, बिल्कुल निकला, बिल्कुल निकला। कैथोड प्लेट से जब कैथोड रेज बाहर निकला बाबू और बीच में क्या पड़ रहा है? गैस मॉलिक्यूल पड़ रहा है, उससे टकरा रहा है और ये गैस मॉलिक्यूल क्या टूट गया? किसमें? नेगेटिव पॉजिटिव में। आपका नेगेटिव पॉजिटिव टूट गया। वही पॉजिटिव रेज क्या बताओ?
ये कैथोड से पास कर जाएगा, इससे पास कर गया, कहाँ से, कैथोड प्लेट से पास कर, क्यों, कैथोड भी क्या परफोरेटेड है। और यहाँ पर रख दिया वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ही इस एनोड रेज पड़ा, क्योंकि एनोड लग रहा था ई गोल्स्टीन को कि एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, इसलिए इसका नाम एनोड रेज बोला, तभी हम एनोड रेज बोलेंगे, समझना पॉजिटिव रेज ही है। तो जब ये रेज कहाँ से निकला बाबू, जब गैस मोलिक्यूल टकराया और टकराने से नेगेटिव पॉजिटिव में बटा, वही पॉजिटिव कैथोड की ओर जा रहा है। और ये पॉजिटिव रेज जब इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा मेरे भाई, तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बना, परछाई बना, तो इससे ये पता चल गया बाबू कि जो अभी एनोड रेज बोलेंगे, अभी पॉजिटिव रेज नहीं बोलेंगे, अभी एनोड क्यों बोला, क्योंकि उसे लग रहा था कि एनोड से वो कैथोड की ओर जा रहा है। तो बाबू उस एनोड रेज को उसने बोला नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, क्यों कि अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ने से इसका शैडो बन रहा है, मतलब मेरे भाई ये भी एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मतलब पहला प्रॉपर्टी निकाला मेरे भाई कि एनोड रेज, पहला बाबू कि एनोड रेज ट्रैवल, है ना, ट्रैवल क्या इन क्या स्ट्रेट लाइन, एसटी मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा इसी में बार बता देंगे, बार बार फिगर नहीं बनाएंगे ना, तो इसको लिख लो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या क्या मालूम है, दिखाते क्या किया देखो, दिमाग इन लोग गजब का है बाबू। इन लोग क्या किया मालूम है, दोनों में क्या रखा दिया, दोनों ट्यूब के अंदर रख दिया व्हील पेडल, मतलब वेटलेस व्हील पेडल, कि अगर रेडिएशन पड़ने से घूमे, तो बाबू यहाँ रख दिया व्हील पेडल रख दिया, घूमने वाला व्हील पेडल, यहाँ भी रख दिया और यहाँ भी रख दिया, ठीक है, व्हील पेडल घूमने वाला घूर्णी, वेटलेस घूर्णी, ठीक है। फिर बाबू 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, जब 10,000 वोल्ट अप्लाई करेगा फिर कैथोड प्लेट से क्या निकलेगा, ये कैथोड प्लेट है यार, ये कैथोड प्लेट है। कैथोड कैसा होता है, परफोरेटेड, और ये क्या है, एनोड, दोनों परफोरेटेड है। एनोड प्लेट, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या बताओ वो नेगेटिव होता है। फिर जब दोनों को 10,000 वोल्ट से अप्लाई किया, फिर कैथोड प्लेट से क्या, कैथोड रेज निकला, फिर गैस मोलिक्यूल टकराया, तो गैस मोलिक्यूल फिर बट गया प्लस और माइनस में, और वही प्लस का मतलब एनोड रेज, वो एनोड रेज फिर वो पास किया किससे, कैथोड के परफोरेटेड प्लेट में पास कर गया। और जब इस घुर्नी पर, इस व्हील पेडल पर पड़ा मेरे भाई, तो ये व्हील पेडल घूमने लगा, इससे ये निष्कर्ष निकल गया मेरे भाई कि पॉजिटिव रेज भी कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है, क्योंकि बाबू जब एनोड कैथोड से ये रेज पार हुआ और व्हील पेडल पर पड़ा तो व्हील पेडल घूमने लगा, इससे ये पता चल गया कि एनोड रेज भी कुछ वर्क कर सकता है, कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी निकाला कि बाबू एनोड रेज भी कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है, क्यों, क्योंकि आपका व्हील पेडल पर पड़ने से व्हील पेडल घूमने लगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी निकाला, इसको लिख लेना तुम लोग यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी कि ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है, क्यों, क्योंकि व्हील पेडल पर पड़ने पर व्हील पेडल घूमने लगा। चलो बाबू तीसरा क्या किया, ध्यान देना बाबू, तीसरा क्या किया, सुनो बाबू, तीसरा क्या किया पहले समझो। तीसरा बाबू कंफर्म करने के लिए कि ये पॉजिटिव रेज है कि क्या रेज है, इसको तो मालूम चल गया था बाबू कि कैथोड नेगेटिव है और नेगेटिव क्यों आ रहा है, मतलब कैसा पॉजिटिव रेज होगा, क्योंकि डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज रिपल्सन होता है, तो भाई नेगेटिव है मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव रेज आता होगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए क्या पॉजिटिव रेज है जो एनोड से आ रहा है, तो कंफर्म करने के लिए क्या किया मेरे भाई, इसने क्या किया, दो प्लेट लगाया, एक नेगेटिव प्लेट लगाया बाबू और एक पॉजिटिव प्लेट लगाया, ध्यान देना, और दोनों को जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया। और जिंक सल्फाइड कोटिंग क्यों कर रहा है मेरे भाई, ताकि पता चले किधर रेज बेंड कर रहा है। फिर बाबू 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, फिर कैथोड रेज से रेज निकला होगा, फिर गैस मोलिक्यूल टकराया होगा, फिर गैस मोलिक्यूल फटा, प्लस और माइनस से फट गया, और फिर प्लस वाला मतलब प्लस, एक्चुअली वो प्लस रेज है, लेकिन उसको एनोड, उसने उसको एनोड रेज क्यों बोला, क्योंकि लग रहा था उसको एनोड से कैथोड की ओर आ रहा है, लेकिन एनोड से नहीं आ रहा था, वो गैस मोलिक्यूल टूटने से आ रहा था, मतलब वो प्लस रेज था, ठीक है। चलो बाबू, तो ये प्लस रेज, प्लस रेज मत अभी एनोड रेज बोलो, अब कंफर्म हो जाएगा कि प्लस है कि माइनस रेज है। अब बाबू जब वो ये कैथोड से कैथोड रेज निकला, गैस मोलिक्यूल पड़ा, वो आयन से टूट गया प्लस और माइनस में, फिर ये वाला प्लस वाला इधर आएगा,
कैनाल के फॉर्म में आएगा बाबू। और देखा कि सब नेगेटिव की ओर बेंड कर गया, नेगेटिव प्लेट चमकने लगा बाबू, नेगेटिव प्लेट पूरा चमकने लगा और पॉजिटिव प्लेट नहीं चमक रहा है। इससे ये निष्कर्ष हुआ मेरे भाई, क्योंकि ये भी रेज नॉन विजिबल है, तो ये निष्कर्ष हुआ, ये ऑब्जर्व किया कि मेरे भाई जो इधर से एनोड से कैथोड की जो रेज आ रहा है वो पॉजिटिव रेज है। क्यों? कि सभी नेगेटिव की ओर बेंड कर गया और नेगेटिव चमकने लगा। मतलब सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, डिफरेंस अट्रैक्शन होता है, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये ऑब्वियसली बाबू ये कैसा होगा, पॉजिटिव होता है ना, आपस में अट्रैक्ट कर गया और चमकने लगा, इधर चमक नहीं रहा है, मतलब यहाँ रिपेल हो गया मेरे भाई और यहाँ अट्रैक्ट हो गया। तब ये कंफर्म हुआ मेरे भाई कि एनोड प्लेट से जो एनोड रेज आ रहा है वो पॉजिटिव रेज है। लेकिन उसने बाद सोचा नहीं, ये एनोड प्लेट से नहीं आ रहा है, ये गैस जब 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं और कैथोड प्लेट जो कैथोड रेज निकलता है और जो बीच में गैस मोलिक्यूल पड़ता है उसको जब कैथोड रेज टकराता है और गैस मोलिक्यूल आयंस बनने से वही पॉजिटिव रेज आ रहा है कैथोड की ओर और उसी को नाम दिया क्या बाबू, एनोड रेज। बाद में इसी को नाम दिया क्या, एनोड रेज ही क्या है, पॉजिटिव रेज है। और बाद में इसी पॉजिटिव रेज को बोला मेरे भाई कि ये प्रोटॉन से क्या है, अभी प्रोटॉन नहीं बोला, जब प्रोटॉन कब बोला अभी हम बताते हैं, सब समझ में आएगा कि प्रोटॉन कब बोला। ठीक है, अब लिखो, मैंने इससे कंफर्म हो गया बाबू कि ये रेज जो क्या पॉजिटिव रेज है, मैकेनिकल वर्क कर सकता हो, स्ट्रेट लाइन जाता है। अब ये पॉजिटिव रेज के बाद इसने मास निकाला कि भाई इस पॉजिटिव रेज का मास कितना होगा, कितने मेरे भाई, ई गोल्डस्टीन ने। इसको लिखो या समझो, पहले इसको राइट डाउन कर लो, इसको एक्चुअली में बुक में सब होगा, पहले समझो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे एनोड रेज मीन्स पॉजिटिव रेज कैसे डिस्कवर हुआ। चलो बाबू अब हम बात करते हैं इसका मास, कितना मास निकाला, तो लिखो बाबू, उसी बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। बोलो बाबू चार्ज, बोलो ना यार, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। बाबू इसको हम लोग बोलते हैं E/m बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। बोलो ना यार, स्पेसिफिक मास बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलो ना यार, मास बोलते हैं बाबू। ई जो है मेरे भाई, ई है चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, प्रोटॉन मत बोलो अभी, चार्ज ऑफ वन पॉजिटिव रेज बोलो। अभी कब प्रोटॉन नाम दिया, इसी पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन बोला, कब बोला बताते हैं अभी। चार्ज ऑफ वन पॉजिटिव रेज बोलो बाबू, है ना। और चार्ज ऑफ वन पॉजिटिव रेज होता है बाबू 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, पॉजिटिव में होता है ये। और बाबू एम है मास ऑफ वन पॉजिटिव रेज, मास ऑफ वन पॉजिटिव रेज। ठीक है बाबू। अब सुनो बाबू, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस रख रहा था और अलग अलग E/m का वैल्यू आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैस रख रहा है और वहाँ पर E/m कैलकुलेट कर रहा है मेरे भाई। तो हर एक बार E/m का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, मीन्स मेरे भाई यहाँ पर E/m जो है डिपेंड कर रहा है गैस मोलिक्यूल्स पर, डिपेंड ऑन गैस मोलिक्यूल्स, ऑन गैस मोलिक्यूल डिपेंड कर रहा है, किस पर, वो गैस मोलिक्यूल्स पर कर रहा है। अच्छा ऑक्सीजन रखेगा मेरे भाई, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो बाबू अब बताओ, ई का वैल्यू इतना है, ठीक है, जितना मास कम होगा उतना E/m का वैल्यू ज़्यादा होगा। कोई पूछेगा कि 1/4 और 1/2 बड़ा कौन, तो 1/2 ज़्यादा बड़ा है। जितना नीचे ज़्यादा होगा उतना उसका मास कम होगा। तो बाबू कौन सा गैस को रखेगा कि E/m का सबसे हाईएस्ट आएगा। अगर ऑक्सीजन रखेगा बाबू तो उसका मास ज़्यादा है 8 प्रोटॉन से। अगर रखा हीलियम रखा बाबू, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है, तो 2 का एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन भी 2 है, तो यहाँ भी मास ज़्यादा है। ठीक है। अगर बाबू रखेगा मान नाइट्रोजन तो एटॉमिक नंबर 7 है, मास 14 है, अगर 7 एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन भी 7 है, तो मास ज़्यादा है। कौन गैस को रखेगा कि E/m का वैल्यू सबसे कम आया, तो रखा हाइड्रोजन का। क्यों बाबू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास भी 1 होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है। जितना उस गैस को रखो जिसका मास सबसे कम है, सबसे मास किसका कम है, हाइड्रोजन का। क्यों, उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है। अगर ऑक्सीजन रखेगा तो एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 है। अगर हीलियम रखेगा एटॉमिक नंबर
2 है तो प्रोटॉन भी 2 है। अगर नाइट्रोजन रखेगा एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 है। तो उस गैस को रखा, किसको रखा, H को, तो वहां पर E/m का सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि हर एक गैस को रख रहा है बाबू और E/m अलग अलग आ रहा है। ऑक्सीजन को रख रहा है तो E/m का वैल्यू अलग आ रहा है, हीलियम को रख रहा है E/m का वैल्यू अलग अलग रहा है। क्यों? कि हर एक गैस का मास अलग अलग होता है। तो उसने सोचा कौन सा गैस को रखेंगे जो E/m का सबसे हाईएस्ट आएगा। किसको रखा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, जितना मास कम उतना E/m का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब जब हाइड्रोजन, इसका मतलब E/m गैस पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? हर एक गैस का मास अलग अलग होता है ना। चलो मेरे भाई, तो जब बाबू H2 गैस टेकन किया, H2 गैस लिया, H2 गैस टेकन, इनका आप बताओ डिस्चार्ज ट्यूब। जब H2 गैस लिया बाबू, कहाँ पर? डिस्चार्ज ट्यूब में लिया। कौन सा गैस बोलो ना यार? H2 गैस लिया। ट्यूब बढ़िया से लिखो ना यार, तो तेरी क्या ट्यूब रे, TUBE, ट्यूब लिया H2 गैस। तो मेरे भाई उसका E/m का वैल्यू सबसे हाईएस्ट आया, और आया बाबू 9.57 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg आया। क्यों? क्योंकि H2 का मास सबसे कम होता है। तब बाबू उसका नाम रखा आपका प्रोटॉन नाम रखा। क्या नाम रखा? प्रोटॉन। प्रोटॉन कब रखा? जब हाइड्रोजन गैस को रखा, तब बाबू उसका नाम रखा बाबू ये पॉजिटिव रेज ही क्या है, मतलब एनोड ही क्या है, एनोड ही क्या है, बोलो नहीं यार, पॉजिटिव रेज है। और पॉजिटिव रेज ही क्या बताओ? प्रोटॉन है। प्रोटॉन कब बोला? जब हाइड्रोजन गैस रखा तब। क्यों? कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है, तो प्रोटॉन इसमें एक ही होता है, तब इसका नाम रखा प्रोटॉन। को पूछेगा बता E/m का वैल्यू सबसे हाईएस्ट कब आया बाबू? E/m का वैल्यू सबसे हाईएस्ट आया जब उसने क्या रखा? हाइड्रोजन को रखा। क्यों? कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, तब जाकर उसका नाम रखा क्या? प्रोटॉन। कहाँ से निकला था? गैस मॉलिक्यूल से निकला था। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो। अब हमको E/m निकल गया। निकालना क्या है? मास। तो मास निकाल लें। क्यों? E का वैल्यू ऑलरेडी हमको मिलिकन बता चुका है। कितना मिलिकन बताया था बाबू? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वो है तो मास तो निकल जाएगा। मास निकाल लेते हैं, पहले इसको लिखो ना। चलो अब बाबू तब तुमको मालूम है E का वैल्यू कितना होता है? प्लस बोलो 1.66 इंटू कितना 10 के बाद कितना -19 कूलम। ये मास है ना, ये प्लस है, ये इक्वल टू कितना निकला? ये निकला 9.57 इंटू 10 के बाद कितना 7 कूलम। बोलो नहीं यार पर kg। तो ये कूलम यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लो मेरे भाई। तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन इसका निकला मेरे भाई, मास ऑफ प्रोटॉन जो ये निकला, ये लगभग निकला 1.67 इंटू 10⁻27 kg निकला मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और इसने बोला ई गोल्डस्टीन ने कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो है मेरे भाई, मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और जे थॉमसन ने कहा था मेरे भाई कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, कितना होता है? हाइड्रोजन का एक एटम को 1437, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम का मतलब मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, ध्यान देना, मास ऑफ बोलो यार 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन बोलो ना यार एटम को जब 1837 से डिवाइड कर देंगे तब एक इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। दैट मीन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है। पूरा मास किस पर है? प्रोटॉन पर, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ही नहीं था। अभी एटम के अंदर क्या निकला? इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन। दैट मीन्स अभी तक ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है। एटम के अंदर पूरी मास किस पर है? डिपेंड करता है प्रोटॉन पर, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है हाइड्रोजन के एक एटम को 1837 डिवाइड कर देंगे तब एक इलेक्ट्रॉन का मास आता है ना। इसको लिखो। और तुमको यही मालूम था मेरे भाई कि जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम बता चुके थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेरे भाई, डिस्कवरी ऑफ जब इलेक्ट्रॉन किए थे किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। तो हमने बोला बाबू E/m जो है डज नॉट डिपेंड ऑन मेटालिक प्लेट, ऑन मेटालिक प्लेट। कोई भी मेटालिक प्लेट पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर कैथोड प्लेट तुम लोहा कर लो, कैथोड प्लेट आयरन का एल्युमिनियम कर लो, कैथोड प्लेट कॉपर कर लो, कैथोड प्लेट निकल के लो, और जो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकल रहा है उसका हर एक जगह E/m का वैल्यू सेम आया, कोई चेंज नहीं आया। कोई प्लेट ले लो, वहाँ जो कैथोड रेज निकला E/m का वैल्यू सेम आया मेरे भाई। और जो E/m का वैल्यू आया था बता चुके हैं 1.75 इंटू 10 के पावर 11 क्या कूलम पर केजी। लेकिन मेरे भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में अगर ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस ले रहा है तो अलग अलग E/m का वैल्यू आ रहा है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हर एक गैस का मास अलग अलग होता है। क्योंकि प्रोटॉन डिस्कवर कहाँ से हुआ था? गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज होने से। आयन्स मतलब प्लस माइनस बटने से। तो मेरे भाई यहाँ पर जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, ध्यान देना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, डिस्कवरी बोलो ना यार, प्रोटॉन हुआ, वहाँ E/m जो है डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन क्या? गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों गैस मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा है मेरे भाई? कि हर एक गैस का मास अलग अलग होता है। तो कोई पूछेगा पता E/m का सबसे ज़्यादा कब आया? कौन सा गैस लेने पर? जो गैस सबसे हल्का होता है। कौन सा गैस सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन। क्योंकि बाबू E का तो वैल्यू मालूम चल गया था। E का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना? 1.66 इंटू कितना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जितना मास कम होगा नीचे उतना E/m का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मेरे पास जब H2 गैस टेकन हुआ, H2 गैस क्या किया? टेकन लिया कहाँ पर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तब सबसे ज़्यादा E/m का जो इसका हाईएस्ट वैल्यू आया वो आया 9.58 या 57 अप्रोक्स 10 के पावर 7 कूलम पर केजी आया। ठीक है, इसको लिख लो बाबू। और तुमको एक चीज बता दिए थे बाबू, मिलिकन ने जो ऑयल डॉप एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन बढ़िया से लिखो ना यार, मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाबू, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेरे भाई। जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो आया था मेरे भाई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ बाबू 1 इलेक्ट्रॉन आया मेरे भाई, वह माइनस में लिखते हैं, माइनस में 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सी का मतलब कूलम। कूलम क्या होता है? चार्ज कैसा यूनिट होता है। और वो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ बाबू 1 प्रोटॉन जो होता है उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर प्लस होता है। प्लस कितना? 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और अभी बताए बाबू चार्ज मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना आया? बता बाबू, मास ऑफ 1 प्रोटॉन का जो वैल्यू आया बाबू वो आया 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg आया। और बताए थे बाबू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वही बात कर चुके हैं बाबू, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है होता है मेरे भाई वो होता है कितना? याद रखना 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। लिख लो। तो मेरे भाई आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका एटॉमिक मॉडल ऑफ क्या? जे थॉमसन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।